हे एवरीवन, वेलकम टू केएल हिडन वॉरियर। आज की इस वीडियो में हम करेंगे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो पहला पेपर है, शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। ये क्या है, ये उसका सिलेबस दे रखा है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। और ये इसका पहला चैप्टर है, मापन एवं मूल्यांकन। ये जो बुक है वो ठाकुर पब्लिकेशन की बुक है और इसमें क्या है, पहला जो चैप्टर है यानी पहले पेपर का पहला चैप्टर कौन सा है, मापन एवं मूल्यांकन। तो हम क्या है, यहीं से स्टार्ट करेंगे आज। तो पहला है शैक्षिक मूल्यांकन, शैक्षिक मापन। ठीक है, तो बोल रहा है कि शैक्षिक मापन से क्या अभिप्राय है। तो शैक्षिक मापन, शिक्षा में मापन का अभिप्राय छात्र में निहित क्षमताओं यानी छात्र में जो क्षमताएं हैं उनकी उपलब्धियों की मात्रात्मक अभिव्यक्ति में होता है कि मतलब विद्यार्थी के अंदर जो उनकी इच्छा है उनको बाहर व्यक्त करना, उसको बोलते हैं अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति से है जिसे किसी इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं शैक्षिक मापन। तो शैक्षिक मापन क्या है, शिक्षा में मापन का अभिप्राय छात्र में ही क्षमताओं एवं उनकी उपलब्धियों की मात्रात्मक अभिव्यक्ति से है जिसे किसी इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है, दूसरे शब्दों में छात्र के अंदर कितनी अर्हताएं व क्षमताएं हैं, अर्थात छात्र किन किन योग्यताओं व दक्षताओं से युक्त है, यानी उसमें कौन कौन सी क्षमताएं पाई जाती हैं या फिर कौन कौन सी उसमें योग्यता है। इसके परिणाम स्वरूप अब स्थापना को मापन कहा जाता है। सभी प्रकार की परीक्षाएं, अभ्यास, कार्य आदि शैक्षिक मापन का अंग है। ये कह रहा है कि सभी प्रकार की जो एग्जामिनेशन आयोजित किए जाते हैं, प्रैक्टिस कराई जाती है, ये क्या है, ये शैक्षिक मापन यानी एजुकेशनल मेजरमेंट का ही पार्ट है। क्या है, परीक्षा कराना, अभ्यास कराना आदि शैक्षिक मापन का ही अंग है। मापन के माध्यम से छात्रों की कमजोरियों यानी उनमें जो कमजोरियां हैं, कठिनाइयों को चिन्हित कर यानी उनको टैग करके मूल्यांकन के द्वारा उन्हें दूर किया जाता है। किसके द्वारा, परीक्षाओं के द्वारा और प्रैक्टिस अभ्यास के द्वारा। शैक्षिक मापन के अंतर्गत शिक्षा प्रक्रिया से संबंधित किन्हीं व्यक्तियों या वस्तुओं के किसी गुण अथवा विशेषताओं का वर्णन किया जाता है। किसमें, शैक्षिक मापन में। गुण अथवा विशेषताओं का यह वर्णन गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। ये कह रहा है कि शैक्षिक मापन के अंतर्गत शिक्षा प्रक्रिया से संबंधित किन्हीं व्यक्तियों व वस्तुओं के किसी गुण अथवा विशेषताओं का वर्णन किया जाता है। गुण अथवा विशेषताओं का यह वर्णन गुणात्मक भी हो सकता है और मात्रात्मक भी हो सकता है। जैसे व्यक्तियों को उनके लिंग भेद के आधार पर पुरुष अथवा महिला कहना गुणात्मक मापन का एक सरल उदाहरण है। यानी व्यक्तियों को उनके लिंग भेद के आधार पर वर्गीकृत करना कि ये मतलब मेल है या फिर फीमेल है, इसको क्या कहा जाता है, इसको गुणात्मक मापन कहा जाता है। मात्रात्मक मापन में क्या होता है, किसी गुण व विशेषता के व्यक्ति अथवा वस्तु में उपस्थित उस गुण की विशेषता की मात्रा को बताया जाना। जैसे राम की लंबाई 5 फुट 5 इंच है, यह मात्रात्मक मापन का सरल उदाहरण है, क्योंकि मात्रा बता रहा है ना, उसकी लंबाई की मात्रा बता रहा है, कितनी है उसकी लंबाई, राम की लंबाई 5 फुट 5 इंच है, तो ये मात्रात्मक मापन का उदाहरण है। और गुणात्मक मापन क्या था, कि व्यक्तियों को उनके लिंग भेद के आधार पर वर्गीकृत करना, वो क्या था, गुणात्मक मापन कहलाता है। अब आते हैं, ये कह रहा है कि एस स्टीवेंस के अनुसार मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। किसके अनुसार, एस स्टीवेंस के अनुसार मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। ये कौन कहते हैं, ये एस स्टीवेंस कहते हैं। ठीक है, और दूसरे क्या कह रहे हैं, क्लास मेयर एवं गुडविन के अनुसार क्या है, शैक्षिक मापन छात्र अधिगम, शिक्षण प्रभावशीलता या किसी अन्य शैक्षिक पक्ष की मात्रा, विस्तार और कोटि का निर्धारण है। ठीक है, ये कौन कह रहा है, ये मेयर एंड गुडविन कह रहे हैं। मेयर एंड गुडविन क्या कह रहे हैं, शैक्षिक मापन छात्र अधिगम, शिक्षण प्रभावशीलता व किसी अन्य शैक्षिक पक्ष की मात्रा, विस्तार और कोटि का निर्धारण है। जबकि स्टीवेंस क्या कह रहे हैं, स्टीवेंस कह रहे हैं
मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। तो ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन में पूरा ये कह रहा है कि शैक्षिक मापन से हम क्या समझते हैं। तो शैक्षिक मापन से हमने क्या समझा था कि शिक्षा में मापन का अभिप्राय छात्र में निहित क्षमताओं व उनकी उपलब्धियों की मात्रात्मक अभिव्यक्ति से है। मात्रात्मक अभिव्यक्ति यानी यहाँ पे मात्रात्मक अभिव्यक्ति थी कि राम की लंबाई 5 फुट 5 इंच थी, तो ये मात्रात्मक अभिव्यक्ति थी। तो शैक्षिक मापन का अर्थ क्या हो गया कि शिक्षा में मापन का अभिप्राय छात्र में निहित उनकी उपलब्धियों की मात्रात्मक अभिव्यक्ति है। तो मात्रात्मक अभिव्यक्ति बता दी गई जिसे किसी इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जैसे राम की लंबाई 5 फुट 5 इंच थी, और फिर यहाँ पे स्टीवेंस के अनुसार बता दिया गया है कि शैक्षिक मापन क्या होता है, और क्लास मेयर एंड गुडविन के अनुसार बता दिया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है। अब आप चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है शैक्षिक मापन की विशेषता लिखिए। तो शैक्षिक मापन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एजुकेशनल मेजरमेंट, ठीक है, यानी शैक्षिक मापन। तो मापन मूल्यांकन करने में सहायक होता है, क्योंकि जब हम मापन करेंगे तभी तो हम मूल्यांकन कर सकते हैं। मूल्यांकन की अपेक्षा कम खर्चीला होता है। मापन किसी वस्तु का पूर्ण वर्णन न कर आंशिक वर्णन अत्यंत शुद्धता के साथ व्यक्त करता है। मापन क्या करता है, किसी वस्तु का पूर्ण वर्णन न करके आंशिक वर्णन, आंशिक यानी थोड़ा वर्णन, आंशिक वर्णन अत्यंत शुद्धता से यानी बहुत ही एक्यूरेसी के साथ करता है। थर्ड है किसी भी वस्तु या व्यक्ति का मापन सीधे न होकर किसी उपयुक्त माध्यम से होता है। ये क्या है, मापन की विशेषता दे रखी है। फोर्थ पॉइंट कह रहा है मापन में अनंतता की स्थिति यानी सेंस ऑफ इन्फिनिटी पाई जाती है। किसमें, मापन में अनंतता की स्थिति पाई जाती है। कभी भी यह बात नहीं कही जाती कि हमने छात्र की संपूर्ण उपलब्धि का मापन कर लिया है। ठीक है, ये क्या है, मापन की विशेषता है। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट पर। मापन में कोई निरपेक्ष शून्य बिंदु यानी एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट नहीं होता है। क्या होता है, मापन में कोई भी निरपेक्ष शून्य बिंदु नहीं होता है, जिसके कारण इसकी व्याख्या गणितीय आधार पर नहीं की जा सकती। किसकी, मापन की। मापन में क्या है, कोई निरपेक्ष शून्य बिंदु यानी एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट नहीं होता है, जिसके कारण इसकी व्याख्या गणितीय आधार पर नहीं की जा सकती। 6 पॉइंट देखते हैं। मापन वैज्ञानिक प्रगति का मुख्य आधार होता है। मापन क्या है, साइंटिफिक जो प्रगति है उसका मुख्य आधार होता है। मापन में आंकिक स्वरूप पाया जाता है। 7 पॉइंट है, मापन में आंकिक स्वरूप पाया जाता है, यानी अंक के रूप में इसे व्यक्त कर सकते हैं। तो इसके एक बार सारे पॉइंट देख लेते हैं। पहला था मापन मूल्यांकन करने में सहायक होता है तथा मूल्यांकन की अपेक्षा कम खर्चीला होता है। सेकंड पॉइंट है मापन किसी वस्तु का पूर्ण वर्णन न कर आंशिक वर्णन अत्यंत शुद्धता के साथ करता है। थर्ड पॉइंट है किसी भी वस्तु या व्यक्ति की मापन सीधे न होकर किसी उपयुक्त माध्यम से होती है। फोर्थ पॉइंट है मापन में अनंतता की स्थिति यानी सेंस ऑफ इन्फिनिटी पाई जाती है। कभी भी यह बात नहीं कही जा सकती कि हमने छात्र की संपूर्ण उपलब्धियों का मापन कर लिया है, क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है। मापन में कोई निरपेक्ष शून्य बिंदु यानी एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट नहीं होता है। किसमें, मापन में कभी कोई निरपेक्ष शून्य बिंदु नहीं होता, जिसके कारण इसकी व्याख्या गणितीय आधार पर नहीं की जा सकती। 6 पॉइंट है मापन वैज्ञानिक प्रगति का मुख्य आधार है। 7 पॉइंट है मापन में आंकिक स्वरूप पाया जाता है, क्योंकि इनको अंकों के रूप में मतलब दिखाया जा सकता है। तो ये क्या है, मापन आंकिक स्वरूप पाया जाता है। ये सब क्या है, जो है मापन की विशेषता है। तो अपने थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन था शैक्षिक मापन से क्या अभिप्राय है, ये हो गया था। सेकंड है शैक्षिक मापन की विशेषताएं। अब आते हैं शैक्षिक मापन के उद्देश्य क्या हैं। ये बोलते हैं शैक्षिक मापन के उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल मेजरमेंट। अनुदेशन की प्रभावशीलता का पता लगाना, यानी शैक्षिक मापन के उद्देश्य क्या है। पहला है अनुदेशन की प्रभावशीलता का पता लगाना। सेकंड है शिक्षण व्यू रचना का विकास करना है।
थर्ड है छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायता करना, यानी छात्रों का सब तरह से विकास हो रहा है, सर्वांगीण यानी सब तरह से विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसमें सहायता करना। फोर्थ है विकास में बाधक तत्वों की पहचान करना, कि छात्रों का विकास किन कारण से नहीं हो पा रहा है, उन बाधक तत्वों की पहचान करना। छात्रों को वैयक्तिक आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराना। 6 है छात्रों में स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना विकसित करना, यानी वो ईमानदारी के साथ प्रतियोगिता करें। इस वाले पॉइंट का ये मतलब है छात्रों में स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना विकसित करना। 7वां है अधिगम को सहज बनाकर शिक्षण को आनंददायक बनाना। अधिगम में होता है सीखना, लर्निंग, यानी सिखाने को सहज बनाकर, सहज यानी बच्चा हिचकिचाए ना और वो आराम से क्वेश्चन जो उसे नहीं आ रहा है समझ में, वो आराम से क्वेश्चन पुटअप कर सके। तो यही कह रहा है इस वाले पॉइंट में 7 वाले में कि अधिगम को सहज बनाना, यानी वो हिचके ना और शिक्षण को आनंददायी बनाना, यानी वो मतलब इंजॉय में पढ़ना सीखे। 8 है योग्यता आधारित वर्गीकरण करना एवं आवश्यकता अनुरूप गुणात्मक शैक्षिक अनुभव हेतु प्रोत्साहन करना। तो ये क्या हो गए शैक्षिक मापन के उद्देश्य होते हैं। शैक्षिक मापन के उद्देश्य क्या है? अनुदेशन की प्रभावशीलता का पता लगाना, शिक्षण व्यूह रचना का विकास करना, छात्रों में सर्वांगीण विकास में सहायता करना, विकास में बाधक तत्वों की पहचान करना, छात्रों को वैयक्तिक आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराना। 6 है छात्रों में स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना विकसित करना। 7वां है अधिगम को सहज बनाकर शिक्षण को आनंददायी बनाना, अधिगम यानी लर्निंग, सीखना। 8 है योग्यता आधारित वर्गीकरण करना एवं आवश्यकता अनुरूप गुणात्मक शैक्षिक अनुभव हेतु प्रोत्साहन करना। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है शैक्षिक मापन के स्तरों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। उत्तर है एस स्टीवेंस ने मापन की यथार्थता के अनुसार आधार पर मापन के 4 स्तर बताए। ये 4 स्तर क्या क्या थे? नामित स्तर, और दूसरा था क्रमिक स्तर, तीसरा था आंतरिक स्तर, और फोर्थ क्या था? अनुपातिक स्तर यानी रेशियो लेवल। पहला है नामित स्तर। ठीक है, यह सबसे कम परिमार्जित स्तर का मापन है। क्या है? यह सबसे कम परिमार्जित स्तर का मापन है। इस प्रकार का मापन किसी गुण अथवा विशेषताओं के नाम पर आधारित होता है। कौन सा मापन? नामित स्तर, जैसा कि डेफिनेशन से ही पता चल रहा है कि नाम के आधार पर यानी नॉमिनल लेवल। इस प्रकार का मापन किसी गुण अथवा विशेषता के नाम पर आधारित होता है। इसमें व्यक्ति, घटनाओं अथवा वस्तुओं को किसी गुण अथवा विशेषता के आधार पर कोई नाम, शब्द, अंक या संकेत प्रदान किया जाता है। इसमें कोई क्रम या संबंध अंतर्निहित नहीं होता है। यह एक गुणात्मक मापन होता है। कौन सा? नामित स्तर का जो मापन होता है ये एक गुणात्मक मापन होता है एवं इससे प्राप्त मानों या संकेतों से कोई भी गणितीय संक्रिया, जैसे गणितीय संक्रिया यानी जोड़, घटाना, गुणा अथवा भाग आदि संभव नहीं है। इससे गुण अथवा या विशेषता के आधार पर मात्र विभिन्न समूहों या उपसमूहों की रचना की जा सकती है। जैसे निवास के आधार पर नागरिकों को ग्रामीण एवं शहरी में बांटना, विषयों के आधार पर विद्यार्थियों को कला, विज्ञान एवं वाणिज्य इत्यादि वर्गों में बांटना, लिंग के आधार पर स्त्री व पुरुष में बांटना आदि कुछ सरल उदाहरण है किसके? नामित स्तर के। ये जो हमारा स्तर है का वर्णन है ये किसके अनुसार है? एस स्टीवेंस के अनुसार है, क्योंकि एस स्टीवेंस ने मापन के यथार्थता के आधार पर मापन के 4 स्तर बताए हैं। ठीक है, जिसमें क्या है? पहला नामित स्तर है, सेकंड वाला है क्रमिक स्तर, सेकंड है क्रमिक स्तर यानी ऑर्डिनल लेवल। यह नामित मापन से कुछ अधिक परिमार्जित होता है। यह मापन गुणों की मात्रा के आधार पर आधारित होते हैं। किसके आधार पर? मात्रा के आधार पर आधारित होते हैं।
ठीक है, जिसके कारण विभिन्न श्रेणियों या उपसमूहों में एक निश्चित क्रम होता है। किसमें? क्रमिक स्तर में। वर्गों को कोई नाम या प्रतीक प्रदान किया जाता है, जैसे विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के आधार पर श्रेष्ठ, औसत व कमजोर या प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं अनुत्तीर्ण आदि वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। किसमें? क्रमिक स्तर में यानी ऑर्डिनल लेवल में। विद्यार्थियों के इन तीनों वर्गों में एक अंतर्निहित संबंध होता है। क्या है? विद्यार्थियों के इन तीनों वर्गों में एक अंतर्निहित संबंध होता है। क्रमिक स्तर भी नामित स्तर की तरह एक गुणात्मक मात्रक है, मापन है। इसमें प्रत्येक समूह के सदस्यों की संख्या ज्ञात की जा सकती है, किंतु गणितीय संक्रियाएं संभव नहीं होती। तो क्रमिक स्तर क्या हो गया? यह नामित मापन से कुछ अधिक परिमार्जित होता है। नामित मापन यानी पहले जो हमने पहला पॉइंट पढ़ा था वो था नामित स्तर। अब चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट पर। थर्ड है आंतरिक स्तर। आंतरिक स्तर क्या है? यह नामित व क्रमिक मापन से अधिक परिमार्जित होता है। आंतरिक मापन गुण की मात्रा अथवा परिमाण पर आधारित होता है। आंतरिक मापन किस पर आधारित होता है? गुण की मात्रा व परिमाण पर आधारित होता है। इस प्रकार के मापन में व्यक्तियों अथवा वस्तुओं में विद्यमान गुण की मात्रा को इस प्रकार श्रेणीबद्ध किया जाता है कि प्रत्येक उप श्रेणी में अंतर समान रहता है। किसमें? आंतरिक स्तर में। जैसे विद्यार्थियों को उनकी भाषा संबंधी योग्यता के आधार पर अंक प्रदान करना आंतरिक मापन का एक सरल उदाहरण है। शैक्षिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक चरों का मापन आंतरिक पैमाने पर ही किया जाता है। आंतरिक मापन से प्राप्त अंकों के साथ जोड़ घटाव की गणनाएं भी की जा सकती हैं, परंतु गुणा व भाग की संक्रिया करना संभव नहीं होता। और क्रमिक इसमें क्या था? इसमें गणितीय संक्रियाएं संभव नहीं थी। और आंतरिक स्तर पर क्या हो गया? जोड़ और घटाव तो संभव है, परंतु गुणा भाग करना संभव नहीं है। जैसे ग्रेडिंग की श्रेणी में क्या होता है? ABCDE होता है ना। जैसे 100 से 80 के बीच में अगर नंबर आ रहे हैं किसी स्टूडेंट के तो उसके ग्रेड कितना है? A है। 80 से 60 के बीच आ रहे हैं तो उसका ग्रेड है B है। 60 से 40 के बीच आ रहे हैं तो उसका ग्रेड क्या है? C है। 40 से 20 के बीच आ रहे हैं तो उसका ग्रेड D है। और 20 से 10 के बीच आ रहा है तो उसका ग्रेड क्या है? E है। अब लास्ट पॉइंट पे चलते हैं, अनुपातिक स्तर यानी रेशियो लेवल। अनुपातिक स्तर यह मापन सर्वाधिक परिमार्जित स्तर का मापन होता है, यानी ये बहुत ही मापन सर्वाधिक अच्छे स्तर का होता है। इस प्रकार के मापन में आंतरिक मापन के सभी गुणों के साथ साथ परम शून्य या वास्तविक शून्य की संकल्पना निहित होती है। अब क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि परम शून्य व वास्तविक शून्य की संकल्पना कौन से मापन में निहित होती है? तो वो कौन से मापन में होती है? अनुपातिक स्तर के मापन में। परम शून्य वह स्थिति है जिस पर कोई गुण पूर्ण रूपेण अस्तित्व विहीन हो जाता है। जैसे लंबाई, भार या दूरी का मापन अनुपातिक मापन है। जैसे क्योंकि लंबाई, भार या दूरी के पूर्ण रूपेण अस्तित्वहीन होने की संकल्पना की जा सकती है। अनुपातिक मापन की दूसरी विशेषता इस पर प्राप्त मापों की अनुपातिक तुलनीयता है। अनुपातिक मापन द्वारा प्रयुक्त मापन परिमाणों को अनुपात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जबकि आंतरिक मापन द्वारा प्राप्त परिणाम गुण के परिमाण को अनुपातों के रूप में व्यक्त करने में असमर्थ होते हैं। जैसे 60 किलो भार वाले व्यक्ति को 30 किलो भार वाले व्यक्ति से दोगुना कहा जा सकता है। अनुपातिक यानी अनुपात में दिखाया है कि 60 किलो भार वाले व्यक्ति को 30 किलो वाले व्यक्ति को 30 किलो का ना कह के, क्योंकि उसको 60 किलो वाले व्यक्ति से दोगुना कहा दिया गया है। 60 किलो वाले व्यक्ति को दोगुना कह दिया गया है किससे? 30 किलो वाले व्यक्ति से, क्योंकि 30 दूनी 60 और वो क्या है? मतलब 30 किलो वाले व्यक्ति के भार का दोगुना है, तो इसलिए उसे दोगुना कहा दिया गया है। तो इसी को बोलते हैं अनुपातिक स्तर। अनुपातिक स्तर के मापन में परम शून्य या वास्तविक शून्य बिंदु कोई कल्पित बिंदु नहीं होता, वरन इसका अभिप्राय गुण की मात्रा के वास्तविक रूप में शून्य होने से प्राप्त होता है। लंबाई, भार, दूरी जैसे चरों के मापन के समय
मापन के समय अनुपातिक स्तर के मापन में परम शून्य या वास्तविक शून्य बिंदु कोई कल्पित बिंदु नहीं होता है, वरन इसका अभिप्राय गुण की मात्रा के वास्तविक रूप से शून्य होने से होता है। लंबाई, भार, दूरी जैसे चरों के मापन के समय ऐसे शून्य बिंदु की कल्पना कर सकते हैं जहां लंबाई, भार या दूरी कोई अस्तित्व नहीं रखती है। अनुपातिक मापन से प्राप्त परिणामों के साथ जोड़, घटाना, गुणा व भाग चारों मूल संक्रियाएं की जा सकती हैं। किसमें? अनुपातिक स्तर के मापन में। तो हमने क्या किया था, अनुपातिक स्तर के मापन में चारों संकल्पनाएं की जा सकती हैं। कौन सी? जोड़, घटाव, गुणा, भाग। और आंतरिक स्तर पर कौन सी संकल्पनाएं की जा सकती हैं? इसमें केवल गुणा और भाग की जा सकती हैं। नहीं, इसमें गुणा भाग नहीं की जा सकती, इसमें केवल जोड़ घटाव की जा सकती है। और क्रमिक स्तर में क्या है, इसमें गणितीय संकल्पना नहीं होती हैं। और एक नामिक स्तर में भी क्या है, गणितीय संकल्पना नहीं होती है। गणितीय संकल्पनाएं, चारों गणितीय संकल्पनाएं अनुपातिक स्तर के मापन में होती हैं, अनुपातिक स्तर के मापन में होती हैं। और आंतरिक स्तर के मापन में केवल जोड़ और घटाव की संकल्पनाएं, गणितीय संकल्पनाएं होती हैं, गुणा भाग की नहीं होती है। और गुणा, भाग, जोड़, घटाव की अनुपातिक स्तर के मापन में होती हैं। ठीक है, आज हमने क्या है, 4 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। पहला है शैक्षिक मापन से क्या अभिप्राय है, दूसरा है शैक्षिक मापन की विशेषताएं, तीसरा है शैक्षिक मापन के उद्देश्य, चौथा है शैक्षिक मापन के स्तरों को संक्षेप में वर्णन। ठीक है, तो अब यहाँ से ना हम अगली वीडियो में करेंगे। तो और इसी तरह से हम अपने सारे सब्जेक्ट कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सो थैंक यू।